हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टोर्ट्स में डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। आज का हमारा लेक्चर है डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट, जिससे मुराद है कि वो कौन से सरकमस्टेंसेस हैं, वो कौन से हालात हैं जिनकी वजह से जो लायबिलिटी है वो तो एग्जिस्ट करती है। रॉन्ग डूअर जो है उसने कोई रॉन्ग कमिट किया है अगेंस्ट समवन, तो जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट रॉन्ग कमिट हुआ उसके पास लायबिलिटी है, लेकिन उसके पास रेमेडी नहीं है। जो टोर्ट में रेमेडी होती है वो रेमेडी जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। वो कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसमें जो राइट ऑफ टोर्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो आइए देखते हैं, ये वो वेज हैं, दीज आर द वेज जिसमें क्या होता है कि राइट ऑफ टोर्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। नंबर 1, डेथ ऑफ द पार्टीज, उसके बाद वेवर, उसके बाद एक्वाइसेंस, रिलीज, accord and certification. Number 6, statutes of limitation and judgment recovered. तो जो सबसे पहला है वो है डेथ ऑफ द पार्टीज। डेथ ऑफ द पार्टीज जो है ये एक लीगल मैगज़िम है जिसकी बुनियाद पे बेस्ड करता है ये एक्शो पर्सोनलिस मोरिटर कम पर्सोना, which means that a personal cause of action dies with the person। यानी कि किसी भी पर्सन के पास अगर जो भी पर्सनल काज ऑफ एक्शन है वो उसकी डेथ के साथ ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। जिस तरह जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ साथ उसके पर्सनल एक्शंस भी जो है वो भी एंड हो जाते हैं। तो ये इस मैगज़िम की मीन थी। इसमें जो डेथ ऑफ द पार्टीज है इसमें 2 सिचुएशन आती है। सबसे पहली सिचुएशन है डेथ ऑफ रॉन्ग्ड पर्सन, यानी कि वो पर्सन अगेंस्ट होम द टोर्ट इज कमिटेड, जिसको जो है इंजरी हुई है। उसके बाद है डेथ ऑफ रॉन्ग डूअर, यानी कि वो पर्सन जिसने टोर्ट कमिट किया है, हु हैज कमिटेड टोर्ट। तो जो पहला पर्सन है डेथ ऑफ रॉन्ग्ड पर्सन, यानी कि अगेंस्ट whom tort is committed। In case of death of wronged person, the legal heirs can claim damages। अगर वो पर्सन जो के जिसके अगेंस्ट टोर्ट कमिट हुआ था, जिसके अगेंस्ट रॉन्ग कमिट हुआ था, अगर वो मर जाता है तो इन दैट कंडीशन लीगल हियर्स जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। वो उसके जो सूट है, जो उसका जो सूट है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। कौन से मैटर में? प्रोप्राइटरी रॉन्ग्स में, उन रॉन्ग्स में जो प्रोप्राइटरी रॉन्ग्स है, यानी कि टोर्ट जो था अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ था, नुआइसेंस था, ट्रेसपास था, नेग्लिजेंस था, फ्रॉड एटसेट्रा। लेकिन बट फॉर द पर्सनल टोर्ट डिफेंडेंट कैन नॉट बी सूड, यानी कि अगर पर्सनल टोर्ट था तो डेथ ऑफ द रॉन्ग पर्सन, अगर रॉन्ग पर्सन की डेथ हो गई तो डिफेंडेंट कैन नॉट बी सूड। इन दैट कंडीशन सूट नहीं होगा। इवन इन केस ऑफ डेथ ऑफ रॉन्ग डूअर द लीगल हियर्स ऑफ द डिसीज्ड आर नॉट लायबल फॉर पर्सनल टोर्ट ऑफ रॉन्ग डूअर। पर्सनल टोर्ट्स कौन से हैं? पर्सनल टोर्ट्स जो हैं वो है असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजमेंट, डिफेमेशन। यानी कि ये वो टोर्ट्स हैं जिनमें अगर रॉन्ग पर्सन जो है वो पर्सन जिसको इंजरी हुई थी, जिसके अगेंस्ट असॉल्ट हुई थी, जिसके अगेंस्ट बैटरी कमिट हुई थी, जिसको फॉल्सली इम्प्रिज्ड किया गया था, या जिसके अगेंस्ट डिफेमेशन हुई थी, अगर वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है तो इन दैट कंडीशन डिफेंडेंट जो है उस पर कोई भी सूट जो है वो नहीं रुकेगा, उस पर टोर्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस जो है ये लिखी हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट एक्ट है जिसके तहत जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो
रॉन्ग पर्सन की डेथ के बाद कंटिन्यू रखेंगे उसके केस को, और उसके अलावा सक्सेशन एक्ट एटसेट्रा। अब आते हैं डेथ ऑफ रॉन्ग डूअर, यानी कि उस पर्सन की डेथ हु हैज कमिटेड टॉर्ट। इट मीन्स द पर्सन हु कमिट्स एक्ट ऑफ टॉर्ट अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, यानी कि डिफेंडेंट जो है वो डाई कर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। द टॉर्ट गेट्स डिस्चार्ज, तो इस सूरत में जो टॉर्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एट द कॉमन लॉ नो एक्शन कैन बी मेंटेन्ड अगेंस्ट द एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द रॉन्ग डूअर। कॉमन लॉ के तहत कोई भी एक्शन जो है वो मेंटेन नहीं होगा किसके अगेंस्ट, जो एग्जीक्यूटर से यानी एडमिनिस्ट्रेटर से, लीगल हियर से, किसके, रॉन्ग डूअर के। रॉन्ग डूअर के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी एग्जीक्यूटर से, जो भी उसके लीगल हियर से, उनके अगेंस्ट जो एक्शन है वो मेंटेन नहीं होगा ऑफ द रॉन्ग डूअर व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन इज फाउंड अपॉन टॉर्ट सच एज असॉल्ट। जब कॉज ऑफ एक्शन, जब टॉर्ट कौन सा होगा, पर्सनल टॉर्ट होगा, यानी कि टॉर्ट कौन सा था, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, सलेंडर, यानी कि पर्सनल टॉर्ट अगर किसी पर्सन ने कमिट किया है और उसकी डेथ हो गई, तो अब क्या होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके एग्जीक्यूटर्स, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन मेंटेन नहीं होगा, यानी कि टॉर्ट डिस्चार्ज हो गया। अब हम आते हैं हमारा सेकंड सर्कमस्टेंस जो कि है वेवर बाय इलेक्शन। वेवर से मुराद है, वेव से मुराद के किसी चीज़ को वेव कर देना, छोड़ देना, बाय इलेक्शन यानी कि किसी और चीज़ के बदले। मिसाल के तौर पे आपके पास एक है BMW और दूसरी है Audi कार। अब आप क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो आपने क्या किया, BMW इलेक्ट की, उसको आपने चूज किया, Audi को छोड़ दिया। इट मीन्स आपने वेवर बाय इलेक्शन किया, आपने वेव कर दी Audi और आपने इलेक्ट किया BMW। दैट इज कॉल्ड वेवर बाय इलेक्शन। Here a man has more than one remedy for a tort and he elects to pursue one of them, giving up the other remedy. The other remedies are waived. जब किसी पर्सन के पास दो या दो से ज़्यादा रेमेडीज़ है और वो क्या करता है, किसी भी एक रेमेडी को परसू करता है, उसको लेता है और बाकी को वो नहीं लेता, तो इट मीन्स कि उसने क्या किया, जो वो एक रेमेडी ले रहा है उसने वो रेमेडी चूज कर ली और बाकियों को उसने क्या किया है, छोड़ दिया है, बाकियों को उसने वेव कर दिया है। इन शॉर्ट, वेवर मीन्स टू गिव अप द एग्रीव्ड और wronged person gave up his right of action against the wrongdoer by choosing some of remedies. इसके बाद है acquiescence। acquiescence से मुराद लॉ में होता है कि silence और passiveness over an extended period of time. In this method, the tort gets discharged because of the incapacity of the plaintiff himself. If he has no time to go to court, no money to pay the court fees, or any other incapacity, when any person is entitled to enforce his right and he does not enforce his right for a long time, this make other party waived for his liability. इससे मुराद है कि कोई शख्स जिसके पास राइट है कि वो क्लेम करे टोट, कोर्ट जाए, लेकिन वो कोर्ट नहीं जा रहा, कोई भी वजह हो सकती है, उसके पास पैसे नहीं है, वो जाना नहीं चाह रहा, उसके पास टाइम नहीं है एटसेट्रा, तो समझा जाएगा कि उसने अपनी जो राइट है, जो अपनी लायबिलिटी है, वो वेव कर दी है, वो अपनी जो राइट है उस पर साइलेंस है। तो जब कोई पर्सन अपने राइट पे साइलेंस है, इट मीन्स कि ही हैज़ वेव्ड, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, मैं कोर्ट नहीं जा रहा। Where a person who knows that he is entitled to enforce the right, कोई पर्सन जो कि जानता है कि वो entitled है, उसको हक है कि अपना राइट इन्फोर्स करवाए, neglect to do so for a length of time, नहीं करता, बहुत सारा वक्त गुजर गया लेकिन वो नहीं कर रहा, अपना राइट इन्फोर्स कोर्ट के थ्रू नहीं करवा रहा। The other party may fairly infer that he has waived or abandoned his right, तो जो सामने वाली पार्टी है जिसने रॉन्ग कमिट किया था, वो समझ सकती है कि
इस शख्स ने, इस बंदे ने जो अपना राइट था वो वेव कर दिया है, अबंडन कर दिया है। उसके बाद जो हमारे पास सर्कमस्टेंस है वो है रिलीज। द wronged or aggrieved person gives up the entire claim or discharge right which he has against the wrongdoer। जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट रॉन्ग कमिट हुआ था, जिसको इंजरी हुई थी, वो क्या करता है, अपना एंटायर क्लेम जो है उसको डिस्चार्ज कर देता है, और रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट वो क्या करता है, जो भी अपना क्लेम था उसने छोड़ दिया रॉन्ग डूअर को, उसने अपनी मर्जी से, खुशी खुशी, इज्जत से, वॉलेंटली, बिना किसी धमकी के, दबाव के उसने छोड़ दिया। अपना जो राइट था वो रिलीज कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना कोर्ट, भाई मैं नहीं चाह रहा कोर्ट, बस मैं नहीं कर रहा केस। A release means giving up the right to the action. It means when a person by his own choice discharge the tort। Release से मुराद है कि जब कोई पर्सन अपनी खुद की चॉइस से, अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के जो राइट है उसके पास कोर्ट जाने का वो छोड़ देता है, नहीं हासिल करना चाह रहा, नहीं केस करना चाह रहा। दिस राइट इज ओनली प्रोवाइडेड टू द पर्सन अगेंस्ट होम द रॉन्ग हैज बीन डन। ये राइट जो है सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के पास होता है जिसके अगेंस्ट रॉन्ग कमिट हुआ था। एक चीज़ नोट कर लीजिए कि वो जो रिलीज हो रहा है वो ये ज़रूरी है कि डेट मस्ट बी वॉलेंटली एंड नॉट बाय थ्रेट। वो वॉलेंटली हो, किसी भी दबाव के तहत ना हो। उसके बाद आ जाता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फिकेशन। यहाँ पर अकॉर्ड से मुराद है एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच में हो, और वो दो लोग कौन होंगे, एक वो जिसको इंजरी पहुंची है, जिसके अगेंस्ट रॉन्ग कमिट हुआ है, और दूसरा वो जिसने नुकसान दिया है, जिसने रॉन्ग कमिट किया है। अकॉर्ड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, वन ऑफ whom has a right of action। एक कौन है जिसको राइट ऑफ एक्शन है, जिसको कोर्ट जाने का हक है, अगेंस्ट द अदर, दूसरे शख्स के अगेंस्ट। that the later shall render and the former accept some valuable consideration in substitution for the right of action। अब कोर्ट जो है वो इंडिकेट करता है यहाँ पे एग्रीमेंट को, और जो सेटिस्फिकेशन यहाँ पे है वो इंडिकेट करता है कंसिडरेशन को, वो इंडिकेट करता है एक्चुअल पेमेंट को, जो कि दोनों पार्टीज के बीच में रजामंदी से तय हुई है। तो concept of accords means when the parties of the tort, the person who commits the tort and the person against whom the tort has been committed, यानी कि पर्सन जिसने टोर्ट कमिट किया है और वो पर्सन जिसके अगेंस्ट टोर्ट कमिटेड हुआ है, दोनों क्या करते हैं, कम टू एन एग्रीमेंट, दोनों एग्रीमेंट करते हैं, एंड सेटल द डिस्प्यूट, और अपना मामला है जो हल कर लेते हैं, कंसिडरेशन लेके, पैसे देन लेन करके अपना मसला है जो दोनों हल कर देते हैं। सच एन एग्रीमेंट इज नोन एज अकॉर्ड। तो ये जो एग्रीमेंट है इसको कहा जाएगा अकॉर्ड। इन जनरल टर्म इट मीन्स सेटलिंग द इशू बाय एक्सेप्टिंग सम कंसिडरेशन इन लिeu ऑफ द राइट ऑफ एक्शन। हम इसको आम ज़बान में, अपनी ज़बान में कहेंगे कि भाई अगले ने पैसे लेकर मामला हल कर दिया। और जैसे आम होता है हमारे यहाँ, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जो फैसले हैं जो कि वो फैसले जो कि लोग अपने आप खुद ही सेटल करते हैं, यहाँ के सरदाराना फैसले जो हम कहते हैं, वो इस तरह से होते हैं, लेन देन करके मामले हल कर दिया जाता है। When both the accord and satisfaction once complete, जब दोनों चीज़ें हो जाएगी, एग्रीमेंट भी हो गई, उसकी कंसिडरेशन भी दे दी गई, कंप्लीट हो गया सारा कुछ, once completed, it result in the discharge of tort, तो समझा जाएगा अब tort डिस्चार्ज हो चुका है, and the dispute does not proceed in a court of law। अब ये जो डिस्प्यूट है इसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जाया जा सकता, क्योंकि एक एग्रीमेंट तो हो चुका है जिसके तहत पार्टीज ने खुद अपने आप मसला हल कर लिया है। उसके बाद है इंस्टीट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है सिविल रॉन्ग्स में। जब भी कोई रॉन्ग कमिट होता है तो पर्सन के पास एक मखसूस टाइम पीरियड होता है, उसके बीच उसको कोर्ट जाना होता है। अगर वो नहीं जाता तो इट मीन्स के उसने अपना राइट जो है वो इन्फोर्स कराने का हक जो है वो खो दिया है।
Action for tort must be brought within the prescribed statutory period, otherwise the right to sue is bad. जो भी एक्शन है टोर्ट का वो लाजमी है कि आप टाइम पीरियड के अंदर लेकर कोर्ट आएँ, अदरवाइज आपका जो राइट है केस करने का वो बार्ड हो जाएगा। ये बेस्ड करता है एक लीगल मैगज़ीन में कि लॉ फेवर्स विजिलेंट नॉट द आइडोलेंट। लॉ उसको फेवर करता है जो अपने राइट पर जागा हुआ है, जो अपने राइट को क्लेम करने के लिए एक्टिव है, ना कि लॉ उसको फेवर करता है जो कि सोया हुआ है अपने राइट पर। द पीरियड within which suit can be brought in the court against wrongdoer for obtaining redress are governed by the provision of the Limitation Act 1908। जो कोई भी केस होता है उस कोर्ट में कब तक आप कर सकते हैं और कब कोर्ट में नहीं जा सकते, ये सारा कुछ डील करता है लिमिटेशन एक्ट 1908 का। The law prescribes limits within which an action must be brought for the wrong and if this prescribed period is over, जब वो prescribed period जो लिमिटेशन एक्ट बताता है वो ओवर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, the right of action is barred and remedy cease to operate। तो जो राइट ऑफ एक्शन है आपके पास, जो इंजर्ड पर्सन है उसके पास जो राइट ऑफ एक्शन है वो बार्ड हो जाएगा। अब वो रेमेडी लेने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। अब जो लॉ है जो उसको फेवर कर रहा था वो अब उसको फेवर नहीं करेगा, क्योंकि लॉ हेल्प दोज ओनली दैट इज diligent about their right. Law will not help to those who were sleeping over their right of। इसके बाद है जजमेंट रिकवर्ड। जजमेंट रिकवर्ड से मुराद है कि ऐसी जजमेंट्स जो कोर्ट में पहले से किसी फैसले पे सुना दी है। लाइक जजमेंट is the final decision of the court of law if the matter is decided conclusively and finally by the competent court, then for the same cause of action between the same parties the matter cannot be re-agitated against and further of fresh suit is debarred। कभी भी अगर कोई केस है उसमें अगर कोर्ट ने कंक्लूसिवली कोई फैसला सुना दिया है किसी भी काज ऑफ एक्शन पे, तो उसी सेम काज ऑफ एक्शन पे कोर्ट दोबारा जो है वो रीएजिटेटेड नहीं करेगी, उस पर फ्रेश सूट जो है वो डिबार्ड हो जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हो गया आपका टोर्ट। अगर आपने एक मरतबा किसी भी रॉन्ग पे आप कोर्ट गए हो जो आपका काज ऑफ एक्शन था तो उस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो इट मीन्स कि अब आप दोबारा उस सेम काज ऑफ एक्शन पे कोर्ट नहीं जा सकते। इट मीन्स कि अब जो है आपका टोर्ट जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। ये जो प्रिंसिपल है ये बेस्ड है एक डॉक्ट्राइन पे, उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, जो कि सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में प्रोवाइडेड है। इस डॉक्ट्राइन से मुराद है कि थिंग वंस डिसाइडेड कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड अगेन ऑन सेम काज ऑफ एक्शन। इस डॉक्ट्राइन जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा ये कहता है कि कोई भी सूट, कोई भी सिविल रॉन्ग जो कि किसी कोर्ट ने एक मरतबा डिसाइड कर दिया है, फैसला सुना दिया है, उस पर आप दोबारा सेम काज ऑफ एक्शन में दोबारा आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ये था कि किस तरह जो आपका टोर्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये 7 कंडीशंस थी जो कि बताती है कि टोर्ट डिस्चार्ज किस तरह होता है। यकीनन आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।